नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद सीपी पर। आपका अपना एजुकेशनल चैनल जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। बिल्कुल सही। और आज हम करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे मोती निकालने वाले हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में नंबर दिलाएंगे। हाँ, आज का हमारा फोकस रहेगा भारत की आर्थिक शक्ति के दो सबसे बड़े स्तंभों पर। एक तो वो लोग जो देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं को चला रहे हैं, और दूसरा वो संसाधन मतलब खनिज और फसलें। और ये जानकारी खास तौर पर हमारे उन साथियों के लिए हैं जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, होमगार्ड, लेखपाल और एसएससी जैसे इम्तिहानों की तैयारी में लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे खोलकर समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस सेक्टर से जो हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का दावा करता है, बीमा यानी इंश्योरेंस। आईआरडीए और एलआईसी, ये नाम हम सब सुनते तो हैं, पर इनकी कमान किसके हाथ में है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रेफरी की। पूरी बीमा इंडस्ट्री का जो रेगुलेटर है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी आईआरडीआई। आईआरडीए, हाँ। उसके अध्यक्ष हैं देबाशीष पांडा। इनका नाम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नियम बनाते हैं, ये तय करते हैं कि बीमा कंपनियां ग्राहकों के साथ कोई मनमानी तो नहीं कर रही। अच्छा, तो ये एक तरह से पॉलिसी धारकों के हितों के रक्षक हो गए। बिल्कुल। और अब खिलाड़ियों में जो सबसे बड़ा नाम है एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसका आईपीओ भी हाल ही में काफी चर्चा में था। वही तो दिलचस्प बात है। एलआईसी के नए अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। अब इनके सामने एक बड़ी चुनौती है, एक पारंपरिक सरकारी संस्था को बदलते बाजार के हिसाब से ढालना। मतलब ये सिर्फ एक पद भरना नहीं है, ये एलआईसी के भविष्य की दिशा तय करने जैसा है। एकदम सही। अब इसी से जुड़ा एक और नाम है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी। ईएसआईसी, हाँ। इसके महानिदेशक हैं अशोक कुमार सिंह। ये उन छात्रों के लिए खास हो सकता है जो ईपीएफओ या ईएसआईसी की परीक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देता है, तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। जी। चलिए बीमा से अब इंडस्ट्री की आवाज की ओर बढ़ते हैं। हम अक्सर अखबारों में फिक्की, एसोचैम, सीआईआई जैसे नाम पढ़ते हैं। ये क्या है और इनके प्रमुख चेहरे कौन हैं? ये संगठन आप समझिए सरकार और उद्योग जगत के बीच एक पुल का काम करते हैं, एक ब्रिज की तरह। हाँ बिल्कुल। जब भी कोई बड़ी आर्थिक नीति बनती है तो यही संगठन इंडस्ट्री की मांगे सरकार तक पहुंचाते हैं। जैसे फिक्की, इसके अध्यक्ष है अनीश शाह। अनीश शाह, ये तो महिंद्रा ग्रुप से हैं। जी, और इससे ये संकेत मिलता है कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर की आवाज आर्थिक नीतियों में और मजबूत हो सकती है। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। और एसोचैम? एसोचैम के अध्यक्ष हैं संजय नायर और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई के अध्यक्ष संजीव पुरी हैं। ये सभी अपने अपने उद्योगों के दिग्गज हैं। मतलब ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो लोग हैं जो देश की आर्थिक दिशा को प्रभावित करते हैं। अच्छा, अब उस जगह चलते हैं जहां देश की अर्थव्यवस्था का मीटर हर सेकंड ऊपर नीचे होता है, स्टॉक मार्केट, बीएससी और एनएससी। तो देखिए, एशिया का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई, इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल, ठीक है। और देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, उसके एमडी और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। और आशीष कुमार चौहान तो पहले बीएससी में भी रह चुके हैं ना? एकदम सही पकड़ा आपने। उनका अनुभव दोनों एक्सचेंजों को समझने में मदद करता है। अब हम उस सेक्टर की बात करते हैं जो इन सब की नींव है, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग, और इसमें सबसे ऊपर बैंकों का बैंक आरबीआई। गवर्नर का नाम तो हम सबको पता है, शक्तिकांत दास जी। पर परीक्षा में अब एक कदम आगे बढ़कर पूछते हैं। बिल्कुल, पूछते हैं कि ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं। हाँ, यही। और यही छोटी छोटी बातें रैंक तय कर देती हैं। शक्तिकांत दास जी आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। पर यहाँ रुकना नहीं है, उनके साथ एक पूरी टीम भी तो होती है। हाँ, उनके साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और हर किसी का काम बटा हुआ है। स्वामीनाथन जानकीरमन, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा। 4 डिप्टी गवर्नर। जी, इनमें से कोई मॉनेटरी पॉलिसी देखता है, मतलब ब्याज दरें कब घटेंगी बढ़ेंगी, कोई बैंकिंग सिस्टम की निगरानी करता है ताकि कोई बैंक डूबे नहीं। ये सब मिलके काम करते हैं। ये जानना तो बहुत ही दिलचस्प है। अब आते हैं उन बैंकों पर जिनसे हमारा सीधा वास्ता है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सबसे बड़ा बैंक एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष हैं सीएस सेट्टी। एसबीआई इतना बड़ा है कि उसकी नीतियां पूरे देश के बैंकिंग सेक्टर को प्रभावित करती हैं। और कुछ नाम? हाँ, कुछ और नाम भी ध्यान में रखने चाहिए,
जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के देबदत्त चंद और पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल। और एक सवाल जो अक्सर कंफ्यूज करता है, इतने सारे बैंकों के विलय के बाद आज की तारीख में देश में सरकारी बैंक हैं कितने? ये आंकड़ा अब स्थिर हो गया है और इसे याद रखना बहुत जरूरी है। कई बैंकों के विलय के बाद देश में सार्वजनिक बैंकों की संख्या अब सिर्फ 12 है। 12? तो मतलब सरकार का मकसद था कि कुछ बड़े और मजबूत बैंक बनाए जाएं। जी, जो वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सकें। तो हमने अब तक उन लोगों की बात की जो अर्थव्यवस्था के जहाज को चला रहे हैं, लेकिन ये जहाज चलता किसी धन से है। अब बात करते हैं देश के इंजन रूम की, हमारे खनिज और फसलें। क्या बात है, बहुत अच्छा ट्रांजिशन है। और यहीं पर छात्र सबसे ज्यादा गलती करते हैं। विश्व में प्रथम कौन और भारत में प्रथम कौन, इन दोनों को मिला देते हैं। हाँ, ये उलझन तो होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं काले सोने से, यानी कोयले से। कोयला आज भी हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। दुनिया में तो इसमें चीन बहुत आगे है। और भारत में? भारत की बात आती है तो सबसे ज्यादा कोयला निकलता है छत्तीसगढ़ में। और कोयले के ठीक उलट सबसे चमकदार चीज हीरा, पन्ना। हाँ, लेकिन सूरत का नाम भी तो बहुत आता है हीरों के साथ। बहुत अच्छा सवाल है। भारत कच्चे हीरे निकालता कम है, पर तराशे हुए हीरों का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। सूरत में दुनिया के 90% हीरे तराशे और पॉलिश किए जाते हैं। ओहो, ये तो बहुत बड़ी इंसाइट है। अब बात करते हैं लौह अयस्क की। लौह अयस्क यानी आयरन ओर, इसमें विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया, और भारत में ये जिम्मेदारी संभालता है ओडिशा। देश का लगभग आधा लौह अयस्क ओडिशा से ही आता है। और सोना? सोने के उत्पादन में भी दुनिया में चीन ही सबसे आगे है। भारत में ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक, खासकर केजीएफ की वजह से। केजीएफ? हाँ, तो आज भी कर्नाटक ही सबसे बड़ा उत्पादक है। एक और रणनीतिक खनिज है यूरेनियम। बिल्कुल, और यहाँ एक चौंकाने वाला तथ्य है। यूरेनियम में दुनिया का नंबर 1 देश कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान? जी, और भारत में सबसे बड़े यूरेनियम के भंडार आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ये तुलना तो शानदार है। चलिए अब जमीन के ऊपर की दौलत, यानी फसलों पर आते हैं। जरूर, और ये आंकड़े हमारी थाली से जुड़े हैं। शुरुआत करते हैं चावल से। दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है चीन, और भारत में पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही, पश्चिम बंगाल। अब चावल का साथी गेहूं। गेहूं में भी चीन ही होगा दुनिया में। हाँ, विश्व में चीन ही आगे है, लेकिन भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है। और मीठे की बात करें तो गन्ना? गन्ने में दुनिया का सरताज है ब्राजील, और भारत में एक बार फिर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। कपास और चाय, ये दोनों तो भारत की पहचान से जुड़ी हैं। बिल्कुल, कपास के उत्पादन में चीन और भारत के बीच हमेशा होड़ लगी रहती है। भारत के भीतर सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। गुजरात? काली मिट्टी की वजह से? जी। और चाय की बात करें तो भले ही दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक चीन हो, लेकिन भारतीय चाय का नाम लेते ही असम का ख्याल आता है, और वही हमारा टॉप प्रोड्यूसर है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी भी हैं जिनमें पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है। हाँ, और ये हमारे लिए गर्व की बात भी है, जैसे दलहन यानी दालें। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी। और भारत के अंदर दालों का कटोरा है मध्य प्रदेश। और दूध? दूध उत्पादन में तो भारत दशकों से दुनिया में पहले स्थान पर है। ये हमारी श्वेत क्रांति की शानदार सफलता है। तो दोस्तों, आज हमने नियुक्तियों से लेकर उत्पादन तक एक बहुत बड़ा कैनवस कवर किया है। ये वो जानकारी है जिसे स्मार्ट तरीके से जोड़ने पर आप दूसरों से कई कदम आगे निकल जाएंगे। अंत में बस एक विचार, हमने जो रैंकिंग्स देखी ये स्थिर नहीं है, ये बदल सकती हैं। तो एक जिज्ञासु छात्र को क्या सिर्फ ये लिस्ट याद करनी चाहिए, या ये भी सोचना चाहिए कि उड़ीसा में ही लौह अयस्क क्यों है, या गुजरात में कपास क्यों? इसके पीछे की भूगोल और अर्थव्यवस्था को समझना आपको सिर्फ रटने वाले से एक विश्लेषक बनाता है। क्या बात है! यही सोच तो एक एस्पिरेंट और एक ऑफिसर के बीच का फर्क तय करती है। हमें उम्मीद है कि आज की ये गहरी चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हाँ। अगली बार तक पढ़ते रहिए, स्मार्ट तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद।